Good morning, all of you. Today, we are having a lesson here that is from the 8th class, that is SST, Crafts and Industries. As you know, that what is the meaning of crafts? Crafts means the person, the people, those they are doing something by their hand in a very small village or cottage. This is called the crafts work, where a few peoples they come together and they start to do something. That is called the crafts. Industries, when such kind of the works that is happening or doing by the people in a vast area, that is become the industry. So in this lesson we have to read about the crafts and industries before the Britishers and after the Britishers. Fine. So let's go for the further study. We are going here. तो इस लेसन में हमें पढ़ना होगा कि अंग्रेजों के आने से पहले और अंग्रेजों के आने के बाद क्या चेंजेस हमारे इंडिया में आए, स्पेशली इंडस्ट्रीज के अंदर. ठीक है, जाहिर सी बात है, व्हेन द ब्रिटिशर्स दे वर कमिंग, ऑन दैट टाइम वी वर वेरी रिच, वी वर हैविंग ऑल द थिंग्स बट एवर वी वर वांटिंग ऑन दैट टाइम. सो व्हाट वुड हैपन आफ्टर कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, व्हाई वी वर डिक्लाइन, हम लगातार पीछे की तरफ क्यों चलते हैं. सो वट एवर द पॉइंट्स हैज बीन एक्सप्लेन इन योर बुक, वी आर गोइंग फॉर दैट वन. तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है. तो सबसे पहले क्या है, इंडस्ट्रीज बिफोर ब्रिटिश पीरियड. क्या अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में इंडस्ट्री थी? बिल्कुल थी. वी एक्सेप्ट इट दैट वी वर वर्किंग इन द फील्ड एग्रीकल्चर. बहुत ज्यादा काम हमारा हुआ करता था इसके अंदर, खेती बाड़ी का काम हुआ करता था. क्यों? क्योंकि हम लोग भोजन के लिए, फूड्स के लिए क्रॉप्स को ग्रो करते थे. और बाकी जो कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करती थी, या छोटे शहरों में जो उद्योग धंधे हुआ करते थे, इंडस्ट्री हुआ करती थी, उनका व्यापार हमारा होता था. स्पेशली वी वर वेरी गुड इन क्लोथ्स, स्पाइसेस. हम इसके अंदर बहुत ज्यादा थे. ठीक है, जैसे कि यू कैन फाइंड आउट हियर दैट वी आर हैविंग अ बुक हियर एंड आपका लेसन है यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हम लोग सेल्फ मेड गुड्स का यूज करते थे, अपनी जरूरत की चीजों को अपने देश में पैदा करते थे और बड़े आराम से हमारा देश चल रहा था. ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्री हुआ करती थी, हाथों से काम होता था, मशीन्स का यूज कम होता था. ठीक है, क्योंकि लोकल मार्केट की जरूरत को हम लोग खुद ब खुद पूरा कर लेते. तभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्राफ्ट्स के बारे में, क्योंकि हाथों से जो काम होते थे. ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर. ठीक है, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर दे स्टार्टेड टू यूज द मशीन्स एंड दे वर डूइंग द मास प्रोडक्शन. यानी जब मशीनों का यूज करना शुरू किया उन्होंने, तो बहुत ही भारी मात्रा में उन्होंने क्या कर दिया, उत्पादन करना शुरू कर दिया. और इसी को हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. तब बहुत चीजों की कॉस्ट हाई हुआ करती थी. आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो धीरे धीरे बहुत कम हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि मास प्रोडक्शन हुआ करता था. प्रोडक्शन में उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, तो सभी लोगों तक इजीली अवेलेबल हो गया और लोगों ने उसको यूज करना भी शुरू कर दिया क्योंकि कॉस्ट हो गई थी कम. अगेन आई एम टेलिंग यू, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मींस व्हेन इन 17th और 18th century the Britain, Europe, they started the machine, they started to work through the machine, that is called the industrial revolution. और बहुत बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को उन्होंने लगाया जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम करते थे, एक ही जगह पे बहुत सारे काम होते थे. दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्री. और वहां से एक रिवोल्यूशन शुरू हुआ, क्रांति शुरू हुई, जिसने पूरी दुनिया को धीरे धीरे आगे की तरफ ले गया. फिर बात करते हैं इंडियन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड. यानी जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप में हो रहा था, अमेरिका में हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था, तो उस वक्त इंडियन टेक्सटाइल की हालत क्या थी. आपको बताना चाहूंगा कि ऑन दैट टाइम व्हेन द यूरोप वर डूइंग इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वर्क, ऑन दैट टाइम भी हमारा देश के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल मींस कपड़े की बात हो रही है, कपड़े की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी. पूरी दुनिया में उसकी डिमांड थी. ढाका, अफगानिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया के हर देश में हमारे यहाँ से सूती कपड़े जाते थे, छीट के कपड़े जाते थे और वो लोग उसको बहुत लाइक करते थे. बेस्ट क्वालिटी हुआ करती थी, जबकि हमारे देश में हाथ से ही बनता था. ठीक है,
और डिमांड जो थी इतनी ज्यादा थी कि इंडिया वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। तो कॉस्ट ज्यादा थी, तो जो व्यापारी होते थे, बिजनेसमैन होते थे, दे केम टू इंडिया एंड दे जस्ट कलेक्ट ऑल द थिंग्स एंड आफ्टर दैट दे वेंट टू देयर प्लेसेस एंड दे स्टार्ट टू सेल। तो हमारे यहाँ से ले जाते थे और अपने देश में ले जाकर महंगे दामों में बेचते थे। फिर सडनली हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हो गए। जिस डिमांड को इंडिया फुलफिल नहीं कर पाता था, ब्रिटिशर्स ने जब अपने यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स लगाई, फैक्ट्रियां लगाई, तो उनको पता था कि हम लोग इंडिया के तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इंडिया की क्वालिटी वाली मटेरियल्स को नहीं ला सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल्स वहां पे पैदा ही नहीं होता था, क्योंकि ठंडा इलाका पड़ता है। और कपास, कॉटन, कॉटन के लिए क्या चाहिए? ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, और वहां पे नहीं मिलती। तो इंडिया वाज अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल एंड यू कैन से द प्लेस वेयर दे कैन गो एंड दे कैन कलेक्ट सच काइंड ऑफ द कॉटन फॉर देयर इंडस्ट्री। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे देश के अंदर हमारी इंडस्ट्री को धीरे 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 बंद करना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले कैलिको एक्ट 1720 के अंदर एक इंट्रोड्यूस किया। अब ये कैलिको एक्ट क्या था? कैलिको एक्ट वाज एन एक्ट, इट वाज यूज्ड बाय, इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले इंडिया के कपड़े को यूरोप में यानी ब्रिटेन के उन राज्यों में, उन देशों के अंदर जहां पर ब्रिटेन का कब्जा था, बैन कर दिया बिकने से। बोला कि इंडिया का कपड़ा यहाँ पे नहीं बिकेगा। ठीक है, समझ में आया? आफ्टर दैट 1813 में उन्होंने एक और चार्टर एक्ट बनाया, और उस चार्टर एक्ट के अंदर इंडिया के कपड़े को इंडिया से बाहर बिकने के लिए मना कर दिया, टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गई, जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा महंगी होने की वजह से लोगों ने धीरे धीरे खरीदना बंद कर दिया। और उन्होंने क्या किया? अपने देश में बने हुए कपड़ों को हमारे देश में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से हम लोग एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाले देश के अंदर कन्वर्ट हो गए। जो देश कभी दुनिया को कपड़े बेचता था, मसाले बेचता था, कॉटन बेचता था, वो देश आज एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर देश बन गया। हम कपास उगाते थे, कॉटन उगाते थे, धागा बनाते थे, और सारा का सारा चीज उठ के चला जाता था कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां की इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, और वो लोग दे स्टार्ट टू डू द वर्क थ्रू दैट कॉटन एंड दे मेड द क्लोथ्स एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट टू सेल, ठीक है, टू द होल वर्ल्ड। तो ये दो एक्ट हमारे इंडस्ट्रीज की बुरी तरीके से खत्म कर दिया। दैट वाज द कैलिको एक्ट 1720 आफ्टर द चार्टर्ड एक्ट 1830। बात करते हैं डन ऑफ वेल्थ की। तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने जब देखा कि भाई हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, क्राफ्ट्स सब कुछ मरता जा रहा है, हमारी शिल्पकारी बहुत अच्छी थी, जो स्टेचू बनाते थे, आर्किटेक्चर बनाते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? रुइन हो रहा था। तो उन्होंने इस वेल्थ को, जो वेस्ट हो रहा था, हमारे देश का रॉ मटेरियल उठा के इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा था ब्रिटेन को, तो दादा भाई नौरोजी और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर प्रश्न रेज किया। बोला कि दिस इज रॉन्ग, you are just doing very bad thing here. What would happen if there will be no industry? अगर कोई इंडस्ट्री नहीं होगा तो क्या होगा हमारे देश के अंदर? तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम लोग पहले बहुत टॉप पे थे, आपके आने के बाद धीरे धीरे हम लोग क्या हो गए? हमारा ग्रोथ ही रुक गया है। तो ये जो वेल्थ था, इंडिया का पैसा था, जो पानी की तरह बह रहा था, बर्बाद हो रहा था, वेस्ट हो रहा था, उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए, बट वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, वी वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज कोलोनाइजेशन था। ठीक है, अगला है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब बात करते हैं कि क्या हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज आए और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो क्या केवल हिंदुस्तान को नुकसान हुआ या कुछ बेनिफिट्स भी हुए? जाहिर सी बात है, कुछ बेनिफिट्स भी हुए थे, कुछ नुकसान भी हुआ। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंडिया के पर्सपेक्ट से देखते हैं कि व्हाट ब्रिटिशर्स हैड डन फॉर अस। सबसे पहले बात करेंगे प्लांटेशन इंडस्ट्रीज। प्लांटेशन इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? प्लांटेशन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर प्लांट लगाया जाता है और उसके बाद उससे जो भी चीजें हम बनाए वो होती है। तो इंडिया में प्लांटेशन इंडस्ट्री नहीं थी। अंग्रेजों ने आने के बाद इस प्लांटेशन इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। स्पेशली देयर वाज द पर्पस ऑफ टी एंड कॉफी। दे चूज द
state of India, especially northeast part, and they made there such kind of the plantation. आज भी आप जाके देखिए दुनिया में असम के चाय कितने फेमस है, कॉफीज, चाय और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने प्लांटेशन इंडस्ट्री को बढ़ाया। ये रॉ मटेरियल्स भी थे जैसे जूट, इसको इंडस्ट्री को बढ़ाया उन्होंने। ठीक, आगे चलते हैं मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडिया में मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, and whatever the machine based industry was there, just because of the wrong policy of Britishers, वो भी पूरी तरीके से क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, फिर एक दफा रिपोर्ट लिखी है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में बॉम्बे यानी आज का मुंबई, जो ब्रिटिशर्स के लिए ट्रेडिंग पॉइंट था, ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक है, वहां पे उन्होंने पहला कॉटन मिल लगाया 1854 में, और 1900 आते आते 84 मिल्स स्टार्ट हो गई कपड़े, जो कि अकेले बॉम्बे से ऑपरेट होती थी, और उसको लगाने वाले ज्यादातर लोग पारसी और गुजराती थे। एंड दे वर गेटिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया, चाइना, एंड दे वर ट्रेडिंग विद द यूरोप, इंडिया एंड चाइना, और उस तरीके से उन्होंने बहुत पैसा कमाया। 1861 में अहमदाबाद में, 1862 में पहली बार, 1861-62 में अहमदाबाद, जो आज जिसको हम इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं, वहाँ पर फर्स्ट टाइम कॉटन मिल लगी। कानपुर के अंदर लगाया गया, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली, और जो शहर थे, छोटे छोटे शहर, वो बड़े बड़े शहर के अंदर कन्वर्ट हो गए। गवर्नमेंट ने हेल्प किया सबके लिए। वर्ल्ड वॉर आ गया, 1914 का टाइम, पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, तो उस वक्त ऑन दैट टाइम ब्रिटिशर्स एंड द होल यूरोप, दे वर फाइटिंग इन द वॉर, एंड दे डोंट हैव अ प्रॉपर अटेंशन on the war, and as well as they have to do the development of those countries where they were ruling, and it was very difficult for them to control over such kind of the countries where all the people, they were having the thoughts that they want to be the free from that rule. So they were not able to pay proper attention on the industry. तो उन्होंने क्या किया, उन देश में जो अमीर लोग थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको मौका दिया कि भाई आपको काम करना हमारे लिए। तो उसमें जो बड़ी बड़ी आज कंपनियां आपको देखती हैं, टाटा की या फिर और भी जो बड़ी कंपनियां हैं, उस समय उन्होंने ब्रिटिशर्स से कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम आपके लिए काम करेंगे, या उन्होंने उनको दिया कि आप हमारे लिए काम करो, जो हमें प्रोडक्शन चाहिए आप प्रोडक्शन करके दो। तो उस समय फिर हमारे देश में क्या हुई, फैक्ट्रियां लगी। बट उससे पहले भी हिंदुस्तान के अंदर आपने सुना होगा, टीपू सुल्तान की तलवार, महाराणा प्रताप की तलवार, बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर पाया जाता था, आज भी पाया जाता है। एंड जो आयरन स्मेल्टिंग का काम होता था, लोहे को पिघला कर कुछ बनाना, वो हमारे देश में बहुत पहले से होता हुआ, तभी तो इतने बढ़िया बढ़िया तलवार और सब कुछ हुआ करते थे। तो छोटे लेवल पे होता था, कॉटेज इंडस्ट्री में सारी चीजों को होता था, लोहार यूज करते थे इसको। तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इस पूरे इलाके में गांव गांव के अंदर क्या होता था, आयरन स्मेल्टिंग का काम होता था। वो लोहे को निकालते थे और उसके बाद उसको क्या करते, स्मेल्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ द आर्टिकल्स बनाते थे। बट व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, दे पुट सम टैक्स एंड न्यू रूल्स फॉर द फॉरेस्ट। जंगलों से लकड़ियां मिलती थी, बट आफ्टर दैट रूल उनको लकड़ियां मिलना बंद हो गया, तो धीरे धीरे उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और इस तरीके से उन्होंने उसको भी क्या किया, बंद कर दिया। ठीक है, मैंने आपको प्लांटेशन बता दिया, मशीन बेस्ड इंडस्ट्री बता दी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बता दिया। अब बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके बारे में देख लो क्या लिखा हुआ कि 1907 में स्वर्णरेखा रिवर के किनारे साक्षी, साक्षी लेटर नेम जमशेदपुर, साक्षी जगह थी, आगे चल के इट वाज कन्वर्टेड इनटू नेम जमशेदपुर। उसके अंदर 1912 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। 1907 में कंपनी की न्यू रखी गई, स्टार्टिंग पॉइंट रखा गया, रखने वाले थे जमशेदजी टाटा, जिसको टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है, और उनके नेम पे उस शहर का पूरा नाम बना, जमशेदजी टाटा पूरा नाम था, पहले टाटा नगर हुआ, फिर बाद में उसको जमशेदपुर कह दिया गया, धोनी का शहर। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1912-1914 में फर्स्ट वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था,
तो उनको वहाँ पे कंपनी खोलने का ऑफर मिला और जमशेद जी ने उसको पूरे तरीके से ग्रैब किया अपॉर्चुनिटी को, एंड ही स्टार्टेड टू बिल्ड दैट एम्पायर हियर, जो कि हिंदुस्तान की पहली आयरन फैक्ट्री थी इंडिया में। और उसके बाद फिर टाटा ने सब कुछ बनाया, बड़े बड़े कंपनीज बनाई। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा पूरा ये एक्सरसाइज है। यू शुड गो रीड, एंड इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ द डाउट्स यू कैन आस्क।